नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी के 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है। 30 में से 30 क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपके पास आराम से हो जाएगी यदि आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो। तो निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भाग नंबर 55 आज हम हल कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपके 54 टेस्ट पूरे करवा चुका हूं। तो यहाँ एंड स्क्रीन में मैं यहाँ पर 54 टेस्टों की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप पिछले सभी टेस्ट अटेंड कर सकते हो साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। आम्र का आम, आमलक का आंवला, अंगूठा का अंगुष्ठ और हस्त का हाथ। देखो, तत्सम तद्भव का आपका जो टॉपिक है रीट लेवल 2 में है बिल्कुल। और साथ ही साथियों, जो आपके 3rd ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम आपके जनवरी में आयोजित होगा, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बेहद उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर है, देखो, आम्र तत्सम है और इसका तद्भव आम होता है। आमलक तत्सम है और इसका तद्भव आंवला होता है। हस्त तत्सम है और इसका तद्भव हाथ होता है। ये तीनों सही है, लेकिन अंगूठा और अंगुष्ठ साथियों, यहाँ पर अंगूठा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है ये तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है कर्म अनुसार, कि पहले तत्सम आना चाहिए, इसमें ये तत्सम नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अनर्थ में उपसर्ग है। किसमें? अनर्थ शब्द में आपको उपसर्ग देखना है। तो अ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अन यहाँ पर हलंत वाला और यहाँ बिना हलंत वाला, और इनमें से सभी। तो दूसरे प्रश्न में आपके जो सही आंसर है साथियों, अनर्थ शब्द का निर्माण अन प्लस अर्थ से मिलकर हुआ है। किससे? अन प्लस अर्थ से शब्द बना है अनर्थ। तो इसमें ए नहीं बल्कि अन उपसर्ग है, और अन भी कैसा? हलंत वाला। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? निवेश, निस्तार, निहित और निलंबित। तो देखो, नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। निवेश जो शब्द है इसमें वेश शब्द मूल है और नि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। निहित जो शब्द है इसमें हित शब्द मूल है और नि उपसर्ग इसमें भी लगा हुआ है। निलंबित में नि शब्द मूल है और नि तो उपसर्ग है, और लंबित में ये नि उपसर्ग लगा हुआ है। अर्थात निलंबित, निहित, निवेश तीनों में नि उपसर्ग है, लेकिन निस्तार जो शब्द है साथियों इसमें नि नहीं बल्कि निस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निस। तो फिर आपके कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा? दूसरा विकल्प। निस्तार शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न है, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार, सद प्लस आचार, सदा प्लस आचार और सद प्लस आचार। तो देखो, सदाचार, सदाचार शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा साथियों सत प्लस आचार। क्या होगा? सत प्लस आचार। तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा, और ये आ किस में जुड़ जाएगा? द में। तो शब्द बन जाएगा दा। तो सदाचार। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों वीडियो को। नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मन प्लस योग, मन है प्लस योग, मनो प्लस योग और इनमें से कोई भी नहीं। तो कई बार बता रखा है मैंने कि कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। मनोयोग शब्द का जो संधि विच्छेद होगा साथियों, मन प्लस योग या मनो प्लस योग नहीं बल्कि मन है प्लस योग बराबर शब्द क्या बनेगा? मनोयोग। कौन सी संधि है साथियों? विसर्ग संधि है। 5वें प्रश्न में फिर आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एकल शब्द है। धार्मिक, नास्तिक, आस्तिक और श्रद्धालु। साथियों, अगर हम देखें
तो धार्मिक, नास्तिक, आस्तिक, श्रद्धालु, कुछ एक जैसे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे। और ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहा जाता है आस्तिक। क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है साथियों। जबकि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 6 में। अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है? महिमा शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है और इनमें से कोई नहीं। तो वापिस कोई नहीं। साथियों आपको ज्ञात होगा कि हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग जैसा कोई प्रकार नहीं होता है साथियों। तो ये भी गलत, ये भी गलत। महिमा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? साथियों संस्कृत की बात नहीं की जा रही है, हिंदी की बात की जा रही है। हिंदी में महिमा शब्द क्या है साथियों? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। महिमा अच्छी होती है या महिमा अच्छा होता है? तो महिमा अच्छी होती है, बिल्कुल स्त्रीलिंग आपके सही रहेगा। तो 7वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, सड़क का बहुवचन होगा सड़के, सड़क, सड़कू और इनमें से सभी। तो साथियों सड़क शब्द का आपको बहुवचन बनाना है प्रश्न संख्या 8 में। बताइए कौन सा विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है? तो देखो सड़क का बहुवचन सड़क ही नहीं होगा, न ही सड़कू, बल्कि सड़क का बहुवचन सड़कें होंगे साथियों। ठीक है, सड़कें। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो साथियों चौराहा शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होता है 4 राहों का संगम। क्या होता है साथियों? 4 राहों का संगम जहाँ होता है उस स्थान को कहते हैं चौराहा। यहाँ पर साथियों प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है बाद में, तो बिल्कुल इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्योंकि द्विगु समास में यही तो होता है कि प्रथम पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए साथियों शब्द, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं हो, तो वहाँ द्विगु समास होता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, नेता शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेति, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, नेति यहाँ बड़ी की मात्रा है, नेत्री और इनमें से सभी। तो साथियों नेता एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर नेता शब्द का पुल्लिंग रूप क्या, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो नेता एक पुल्लिंग शब्द है और इसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा साथियों नेत्री। क्या होगा? नेत्री होगा। 10वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है हाथ पैर टूट जाना, शरीर व अंग टूटना, अत्यंत थकान होना और इनमें से कोई नहीं। तो वापस कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए जो अंग अंग टूटना मुहावरा है इसका जो सही अर्थ होता है साथियों हाथ पैर टूट जाना, शरीर के अंग टूटना, ये दोनों ही गलत है, बल्कि अत्यंत थकान का अनुभव होना कहलाएगा अंग अंग टूटना। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा दिए गए विकल्पों के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हिंदी के 100 टेस्ट चल रहे हैं, साथ ही साइकोलॉजी के भी 100 टेस्ट चल रहे हैं, साथ ही टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट चल रहे हैं साथियों। तो इनका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। बीच बीच में मैं आपके लिए मेगा टेस्ट भी लेकर आ रहा हूँ। आज देखो अभी मैंने लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए 150 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाया था, तो लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला नहीं, तो उतना मन नहीं लगता है साथियों। आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, मेहनत पूरी की जाती है लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं मिलता है। क्वालिटी कंटेंट जो पैसों में भी आपको नहीं मिलेगा वो चीज़ निःशुल्क दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका सहयोग नहीं मिलता है। तो वहीं कहीं ना कहीं हमारा हृदय जो है इस चीज़ के लिए मानता नहीं है कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपका सहयोग नहीं मिलता है। लाइक शेयर करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो, क्वालिटी कंटेंट लगता है तो चलिए प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं।
देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? सस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन और लेखन। साथियों, देखकर कहना है मतलब बोलना है, तो जिसमें बोलते हैं वो मौन वाचन कभी भी नहीं होता है, ना ही वो लेखन होता है। तो कहानी वाचन या सस्वर वाचन, साथियों देखो और कहो विधि का प्रयोग सस्वर वाचन सिखाने के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? तो अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन करने के बाद, आदर्श वाचन करते समय और आदर्श वाचन करने के बाद। साथियों, उच्चारण का अभ्यास इनमें से किस स्थिति में कराया जाता है? यहाँ पर अगर हम देखें तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है साथियों। और अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो पहले आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक। फिर उसके बाद में छात्र करेंगे अनुकरण वाचन और बाद में उच्चारण का अभ्यास कराया जाएगा। मतलब अनुकरण वाचन करने के बाद उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। विकल्प 2 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का गुण है जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना, सोचने की आदत विकसित करना, अपने विचारों को मुक्त रूप से विकसित करना और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को वापस आप हटा सकते हो। 14वें प्रश्न में जो राइट आंसर है समस्या समाधान विधि के गुणों को देखें तो साथियों जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना समस्या समाधान विधि के गुणों में सम्मिलित होगा। विकल्प 1 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां प्रश्न है, गद्य के कौन से लिखा था, कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? कहानी में, आत्मकथा में, जीवनी में और संवाद में। साथियों, गद्य का वह कौन सा पाठ रूप है जिसमें मौन वाचन को उपयुक्त नहीं माना जाता है? अनुपयुक्त मतलब सही नहीं माना जाता है। तो साथियों, आप कहानी, जीवनी, आत्मकथा तीनों चीज़ों में मौन वाचन के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन संवाद बोल करके किया जाता है। कैसे किया जाता है? बोल करके किया जाता है, ना कि मन ही मन में संवाद कर लोगे क्या साथियों? दूसरे से कैसे संवाद करोगे? तो इसलिए आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 15 है इसमें चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, निम्न में से विधा है पुस्तक, रेखाचित्र, चलचित्र और प्रोजेक्टर। तो साथियों 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, इनमें से विधा क्या है? साथियों देखो, चलचित्र, प्रोजेक्टर ये दोनों ही विधा नहीं है साथियों। ये यहाँ पर जो पुस्तक है, पुस्तक और रेखाचित्र ये दोनों विधा में आते हैं। तो 16वें में आपके दूसरा और पहला दोनों ही विकल्प सही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, संसार में असीम शक्तियाँ बिखरी हुई है, वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। देखो, संसार में असीम शक्तियाँ बिखरी हुई है मतलब अब की भी बात है, पहले की बात नहीं है। तो फिर भूतकाल यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। ना ही संदेह हो रहा है तो संदिग्ध वर्तमान काल भी आपका आंसर नहीं होगा। साथियों, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है एक बार अच्छे से देख लीजिए, दूसरा विकल्प सही है। संसार में असीम शक्तियाँ बिखरी हुई है, ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वां प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आँखें, दीवार, धूप और दही। तो इनमें से जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। साथियों, आँखें अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। धूप अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। दीवार अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। लेकिन दही अच्छी होती है या अच्छा होता है? तो दही अच्छा होता है, मतलब ये क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, दही। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। नैनाभिराम में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और अयदि है। तो देखो, नैनाभिराम का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। नयन प्लस
अभिराम। साथियों नयन प्लस अभिराम शब्द क्या बनेगा? नयना अभिराम। इसमें यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, समान स्वर मिल रहे हैं, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है साथियों। अ प्लस ए से क्या हो रहा है? यहाँ आ हो रहा है। तो 19वें में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, सत्य असत्य प्रश्नों में, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में और निबंधात्मक प्रश्नों में। तो देखो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति इनमें से जिस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है वह वस्तुनिष्ठ तो नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो क्या होता है साथियों, दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। सत्य सत्य भी वस्तुनिष्ठ का प्रकार है। अब लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। निबंधात्मक प्रश्नों में विचारों की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है। तो 20वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21। निम्न में से मुहावरा नहीं है? अंग लगाना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला और अंग अंग फड़कना। देखो यहाँ पर जो मुहावरा नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 21 में करना है साथियों। 3 तो इसमें मुहावरे हैं, 3 तो मुहावरे हैं लेकिन एक मुहावरा नहीं है, तो आपको उसका चयन करना है प्रश्न संख्या 21 में। साथियों 21वें प्रश्न में अगर हम देखें तो अंग लगाना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, तीनों ही क्या है साथियों? मुहावरे हैं। लेकिन अंत भला तो सब भला ये एक लोकोक्ति है। क्या है? ये एक लोकोक्ति है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 22वें प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे साथियों। 22वां प्रश्न है, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। लड़के दुष्ट उधम मचाते हैं। तो साथियों देखो उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है? कर्ता से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? कर्ता से। और उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार क्या होता है साथियों? जो कर्ता के पूर्व में जो वाक्य होता है, कर्ता के पूर्व में जो वाक्य होता है वही कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है साथियों? लड़के। अब लड़कों से पहले क्या शब्द आ रहा है? दुष्ट। तो यहाँ पर ये जो दुष्ट शब्द है ये क्या है साथियों? कर्ता का विस्तार या फिर उद्देश्य का विस्तार आप इसको कह सकते हो। तो प्रश्न नंबर 22 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न। अच्छा किसी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि लगती है कि यार इसमें तो ये होना चाहिए ना, आपने तो ये बता दिया, हालांकि पूर्णतः सावधानी के साथ पेपर बनाता हूँ साथियों, लेकिन अगर बाय चांस किसी एकाध प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि अपेक्षित संशोधन उसमें किया जा सके। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 23। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। गीत व नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो देखो जो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है साथियों, कविता शिक्षण किसके अंतर्गत आता है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो व्याख्या प्रणाली तो इसका आंसर नहीं होगा। अब 3 विकल्प बच रहे हैं तो इनमें से सही आंसर का चयन कीजिएगा। देखो राइट आंसर इसमें जो आएगा नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो है गीत व नाट्य प्रणाली। विकल्प 1 आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट मतलब गीत के माध्यम से और नाटक के माध्यम से नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता का शिक्षण करवाना चाहिए। 23वें में प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। साथियों प्रोजेक्ट विधि जिसको हम कहते हैं परियोजना विधि, इस विधि में बेसिक शिक्षा नहीं, ना ही नैतिक शिक्षा, बल्कि जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। किसकी है प्रोजेक्ट विधि? किलपेट्रिक की है साथियों। तो विकल्प आपके 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 25 है, अंग्रेजों से मुकाबला किया, वाक्य में काल है, आसन्न भूतकाल है इसमें।
इसमें संभाव्य भूतकाल है, इसमें सामान्य भविष्यकाल है, या इसमें सामान्य भूतकाल है। तो देखो, मुकाबला किया, कर लिया तो मतलब भूतकाल है। तो भूतकाल वाले विकल्प कौन कौन से हैं यहाँ? पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे को हटा दो साथियों। अब किया है, अगर ऐसा होता तो वो आसन्न भूतकाल, किया था अगर वो ऐसा होता तो फिर वो पूर्ण भूतकाल। साथियों, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, संभावना की भी बात नहीं की जा रही है, अतः यहाँ ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण रहेगा। 25वें में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक मापनी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा बताइए। अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ लीजिए साथियों। भावात्मक पक्ष का यदि आपको मापन करना है तो इसके लिए जो उपयुक्त मापनी मानी जाती है वो अभिवृत्ति मापनी होती है। कौन सी मापनी होती है? अभिवृत्ति मापनी। सेकंड विकल्प 26 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 27वां प्रश्न। तो देखो, आपके प्रश्न संख्या 27 में क्या पूछा जा रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय, पत्रिका, नाटक, वाद विवाद और क्विज कार्यक्रम। 27वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास आपको करना है साथियों। हमको अगर देखे दिए गए विकल्पों में से तो नाटक के माध्यम से तो अभिनय कला का विकास होता है। किसका विकास होता है साथियों? अभिनय कला का। विद्यालय पत्रिकाओं से पठन का विकास हो सकता है। क्विज कार्यक्रम मौखिक नहीं होता है। अब यहाँ पर वाद विवाद जो है साथियों, वाद विवाद के माध्यम से आप मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित कर सकते हो। 27वें में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। देखो, नेक्स्ट 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। इसके बाद में जल्द ही एक और टेस्ट अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। और 30 में से यहाँ कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। तो देखो, आपके प्रश्न संख्या 28 है। युधिष्ठिर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई भी नहीं? साथियों, संधि देखने के लिए हमें उसका विच्छेद करना पड़ता है, अतः हम युधिष्ठिर शब्द का विच्छेद करके देख लेते हैं। देखो, जो युधिष्ठिर शब्द है इसका विच्छेद क्या होगा साथियों? तो देखो, युधिष्ठिर जो शब्द है, युधिष्ठिर शब्द का विच्छेद होगा साथियों युद्ध। युद्ध प्लस स्थिर। क्या होगा? युद्ध प्लस स्थिर। तो शब्द क्या बनेगा साथियों? युधिष्ठिर। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आपके 28वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। 29वां प्रश्न है आपके, गीता विद्यालय जाती है, यह वाक्य है एक सरल वाक्य है, ये एक निषेधात्मक वाक्य है, एक आज्ञार्थक वाक्य है, या एक इच्छार्थक वाक्य है? तो गीता विद्यालय जाती है साथियों नॉर्मल सा वाक्य है। कहीं भी यहाँ पर आश्रित वाक्य की बात नहीं की जा रही है, ना ही वाक्य जुड़े हुए हैं। तो साथियों, ये आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, क्योंकि आज्ञा नहीं दी जा रही है। निषेध भी नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्योंकि इच्छार्थक में आशीर्वाद जैसी चीज़ आती है। तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। इसको विधानवाचक वाक्य आप कह सकते हो। क्या? विधानवाचक वाक्य भी आप इसको कह सकते हो साथियों। तो विकल्प 1 आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 30वां प्रश्न है, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? तो बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, शीतल ही देखेगी, और चौथा, अरे 12 बज गए। तो साथियों, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आपको समुच्चय बोधक अव्यय दिख रहा है? तो देखो, विकल्प जो 1 है साथियों, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, तो ये जो और शब्द है ये किसका कार्य कर रहा है? वाक्यों को जोड़ने का। अतः ये और जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा।
तो विकल्प आपके एक 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रकार साथियों 55 टेस्ट आपके पूरे हो चुके हैं। अब आपके हिंदी के 45 टेस्ट आना और बाकी है। तो देखो आपके 100 टेस्टों का टारगेट एग्ज़ाम से पहले पूरा कर दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर टच करके पिछले 54 टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो साथियों। प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी इसको टच करते ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।